नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा डिसीजन लिया है। यूजीसी एक्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा केंद्र को और यूजीसी को कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक नए तरीके से ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे। जो लोगों ने यूजीसी एक्ट होता क्या है या कहें यूजीसी बिल है क्या, यूजीसी ने जो रेगुलेशन लाया हुआ है जिसके लिए इतना विवाद मचा हुआ है, इसके बारे में नहीं जानते हो तो कल ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उस वीडियो को जाइए देखिए। यूजीसी कानून होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्यों इतना विवाद खड़ा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे उससे एक स्टेप आगे की। ये विवाद जो था ये गया था सुप्रीम कोर्ट में मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन लिया है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी है इस नए नियमों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वही जो 2012 वाला रेगुलेशन था, नियम था, वही लागू रहेगा फिलहाल के लिए। इसके अलावा भी नए प्रकार से नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। क्या कुछ और कहा गया है इसमें, क्या क्या चीजें बदलाव और या क्या क्या मंशा जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने, अपनी चिंताएं क्या व्यक्त की हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान भाषा में मैं आपके सामने जो भी कंटेंट होता है, जो भी ट्रेंडिंग इश्यूज होते हैं, उस पर वीडियोज लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो 2026 का जो नया रूल आया था, नया रेगुलेशंस आया था, जो कि जिसमें ये आरोप लग रहे थे कि ये सवर्णों के खिलाफ है, सवर्णों को बाय डिफॉल्ट मान लिया जा रहा है कि स्वघोषित अपराधी हैं ये, इस नियम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कुछ उसमें और भी बदलाव थे, जैसे कि हर जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने का सुझाव था। इन सब पर गहरी चिंताएं व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में, सूर्यकांत जी, और जस्टिस जय माल्या, ये दोनों ने मिल करके, इनकी बेंच ने मिल करके ये सुनवाई करी हुई है। और इन्होंने कहा है कि देखिए कि इसके प्रावधान जो है ना, ये स्पष्ट नहीं है, साथ ही साथ इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और इसी बात की चिंता जाहिर कर रही थी पब्लिक, जिसके लिए इसका विरोध हो रहा था पुरजोर तरीके से। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस पर जवाब दो, साथ ही साथ नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करो, उसके बाद इसको लागू किया जाए। जो यूजीसी ने आनंद फानन में लागू कर दिया था कि 12 से 13 तारीख जनवरी से ही ये लागू मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। फिलहाल 2012 वाला यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि हमने जाति विहीन समाज की परिकल्पना की थी। जाति विहीन समाज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कि मतलब जातिवाद को खत्म करने की बात चल रही थी। आप तो एक बार फिर से जातिवाद को घुसेड़ दे रहे हो कि एक बार फिर से जातियों में लोग बंटना शुरू हो जाएंगे। सवर्ण जो रहेगा वो अपना गुट बनाना शुरू कर देगा, ओबीसी एससी एसटी ये सब अपना गुट बनाना शुरू कर देंगे। तो एक बार फिर से जातिवादी मानसिकता आना शुरू हो जाएगी, और वो चीज़ तुम यूनिवर्सिटीज़ में लागू करना शुरू कर दी हो कि यूनिवर्सिटी से ही, जैसे होता क्या है ना कि हाई स्कूल इंटर तक या फिर जब आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हो तो अर्ली यूनिवर्सिटीज़ में आपका कोई एक बायस नहीं डेवलप हुआ रहता है। मतलब आप किसी पॉलिटिकल विंग के लिए बायस्ड नहीं रहते हो। उस टाइम न्यूट्रल टाइप पे रहते हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे राजनीति के बारे में हमसे क्या मतलब, हमें नहीं पता है इसके बारे में, या फिर हमारा कोई वो नहीं है, या सुनी सुनाई बातों को वो फॉलो करने लग जाते हैं। उसी टाइम पर उनके मन में ऐसा द्वेष भर देना, जातिवादी भावना भर देना, जिससे वो अपने आप ही एक दूसरे से घृणा करने लगे, एक दूसरे से जलने लगे, मनमुटाव रखने लगे, गुटबाजी करने लगे। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक बार फिर से हम लोग उसी पुरानी धारा में जाना शुरू हो जाएंगे जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब तक जो कुछ भी हासिल किया गया है, आप सब उस पर मिट्टी फेरने वाला काम कर रहे हो। क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? ये कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब इसके अलावा 4 कमेंट्स किए गए हैं जो गंभीर है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इन मुद्दों पर ध्यान से सोचना चाहिए कि क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा, इतना व्यापक क्यों हुआ, क्या ये चिंताएं थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और इसलिए यहाँ यूजीसी के कानूनों को यहाँ पर अभी रोक लगा दी गई है, नए वाले की जो 2026 में लागू हुआ था उन प्रावधानों पर। तो देखिए कोर्ट ने पूछा कि भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को ही करती है, कि मतलब भेदभाव यही है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी से कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, लिंग आधारित हो, क्षेत्र आधारित हो। ये अपना संविधान भी कहता है। आप 12 से 18 समानता का अधिकार पढ़ते हो, उसमें भी ये सारे प्रकार के, हर प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको खत्म करने और समानता का अधिकार लाने की बात करता है। तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि भाई बताओ, फिर जाति आधारित भेदभाव को अलग से लाने की क्या जरूरत थी? जब ये दिया गया था पहले 2012 वाले नियम में कि भेदभाव किसी भी प्रकार का होगा तो फिर
फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी मैं आपको 2012 वाला भी नियम दिखाऊंगा अच्छे से। जब वो दिया गया था तो स्पेशलाइज्ड तौर पर ये डालने की क्या जरूरत थी कि जनरल ही भेदभाव करेगा ओबीसी, एससी और एसटी से, है ना। मतलब कि उसको ये मान लिया गया कि अगर ओबीसी, एससी और एसटी से अगर भेदभाव होता है तभी वो भेदभाव माना जाएगा। इसको लाने की क्या जरूरत थी? क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? ये कहा है इन्होंने कहा क्या अलग से इसे परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ गई? जाति आधारित पर वो भी, क्योंकि हो सकता है कि कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो। अभी आपने देखा था रिसेंट में एक केस हुआ था, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टूडेंट्स था, उसके साथ उसको मारपीट की गई और उसके बाद फिर उसको ये बोला गया कि तू चाइनीज है, नेपाली है, ऐसा वगैरह। तो बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी तो भेदभाव झेलते हैं, तो उसको क्या इसमें नहीं लोगे? फिर वो अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़े आएंगे, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा साउथ के कुछ होंगे, तो क्षेत्रवाद भी तो होता है। जाति आधारित ही भेदभाव करने की तुम्हें स्पेशलाइज्ड तौर से ये डालने की एंगल क्या जरूरत पड़ गई? कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैंकिंग को क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि रैंकिंग के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हों जहाँ पर स्टूडेंट्स जा कर के रहते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ पर रैंकिंग के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, हायर एजुकेशन में खास करके। तो रैंकिंग, और पूर्व में भी अगर आप उठा करके डाटा देखोगे सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हुए हैं डेथ के, रैंकिंग के मामलों से आए हुए थे। इसलिए रैंकिंग पर कड़े कानून भी बने थे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी विश्वविद्यालय वगैरह में जाओगे तो वहाँ जगह जगह आपको पोस्टर बैनर लिखा दिखेगा कि भाई रैंकिंग करना अपराध है वगैरह वगैरह। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और ये प्रावधान लागू थे। लेकिन इस वाले में ये रैंकिंग को शामिल ही नहीं किया गया था इस नियम में, जबकि रैंकिंग से भी केसेस आते हैं। और ये कैंपस में एक बड़ी समस्या है। जबकि सीजीआई ने तीसरा पॉइंट बताया कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। तो हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम फिर से उसी दिशा में पीछे जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें भी लोग ऊपर उठ गए हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला सुना था जिसमें कोटा के अंदर कोटा वाला प्रावधान था, यानी कि सब कोटा वाली कैटेगरी वाली लाने की बात की गई थी कि एससी एसटी में भी अब क्रीमी लेयर लाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एससी एसटी के हैं, अगर मान लो वो अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, मान लो कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस अधिकारी बन गया है, तो अब उनके बच्चों को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो तो भाई उनके माता पिता अगर सक्सेस हो गए हैं और अच्छा खासा एक बन गया है, उनके परिवार में और एक दो लोग सदस्य हो गए हैं, उनकी इनकम अच्छी हो गई है, तो उनको अब आरक्षण लेने की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत उनको है जिनको जरूरत है एक्चुअल में। जो ऐसे एससी एसटी या ओबीसी जो गरीब हैं, जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो असली में उनको चाहिए आरक्षण। तो इसको लेकर के एक बार वैसे ही मामला चला था जब कहा गया था एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लाया जाए। खैर वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने ये कहा वही लाइन बोलते हुए कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग हैं जो अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने का जो प्रावधान था, प्रस्ताव था, इस पर भी कड़ी आपत्ति सीजीआई ने जताई है। देखिए ये वो जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया था, इसमें कहा गया था ना कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बनाए जाए। एक्चुअल में ना यूजीसी को बहुत सारी शिकायतें आ रही थी इस बात को लेकर के कि वहां पर जाति आधारित बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हॉस्टल्स में। तो फिर यूजीसी ने आनंद फानन में ये कह दिया चलो ठीक है, अलग अलग जातियों के अलग अलग हॉस्टल बना देते हैं। लेकिन ये सोचना भूल गए कि भाई इतनी सारी जातियां हैं, कल को तुम चलो ठीक है मेजर 2-3 जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बना दिए, होते भी हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अगर जाओ तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है, हम लोग रहे हैं वहाँ पर भी अलग अलग नाम से हॉस्टल भी है, हिंदू हॉस्टल भी है, उसके बाद फिर अलग अलग हॉस्टल है, तो वहाँ पर भी कई बार गुटबाजी देखने को मिलती है। तो ये होता है, थोड़ा मोड़ा तो चलता है हर जगह पे। लेकिन अगर आप पहले से ही शुरुआत से हर जगह पर अलग अलग जातियों के नाम से अगर हॉस्टल बनाने लग गए तो सबसे पहले तो सोचो कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा, पहले ही तुम सबका अलग अलग कर दे रहे हो, जातियों में विभाजित कर दे रहे हो, फिर ये हॉस्टल वाले इस हॉस्टल से नहीं बात करेंगे, ये स्टूडेंट इस हॉस्टल में जो रह रहा है वो इस स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठना चाहेगा। मतलब आप तोड़ने की राजनीति कर रहे हो कि क्लास में ही जो दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, वो आपस में अब अलग हो गए। फिर किस प्रकार के समाज की आप परिकल्पना कर रहे हो? कैसे हुआ फिर विविधता में एकता? कैसे हुआ ऐसा विविध भारत? ये भेदभाव बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे भाई? ये लोग आकर के घूम फिर करके उसी समाज में आना है। एक एक गांव में, एक एक शहर के, एक एक कॉलोनी में ना जाने कितने प्रकार की जातियां रहती हैं, ना जाने कितने प्रकार के लोग रहते हैं।
आप सबको भेदभाव करके सबको अलग अलग कर दे रहे हो वैसे ही, ठीक है। तो जितना मतलब कि आज जातिवाद खत्म करने के लिए जितना कुछ आगे बढ़ा जा रहा है, अब एक बार फिर से ढकेलना शुरू कर दे रहे हो, जातिवाद लाने वाली बात कर दे रहे हो। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि देखिए भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, आज इंटरकास्ट मैरिज भी होती है, अब इंटरकास्ट मैरिज वाले में क्या करोगे फिर, है ना, जब जातियों को अलग करने लग रहे हो फिर वो भी होना बंद हो जाएगा। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए, ये कहा है सीजीआई ने। तो सीजीआई के ये 4 बड़े कमेंट थे जो मैंने आपको दिखाया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस सब बात को करते हुए ये कहा कि फिलहाल के लिए 2012 वाला जो एक्ट रहेगा वही लागू रहेगा। माना कि उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, वो जो पुराने कानून थे वो इनफ नहीं है, उसमें व्यापक परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन अभी ये जो लाए हुए हो ना ये इनफ नहीं है, इसमें और सुधार की जरूरत है, इसलिए अभी इस पर फिर से ड्राफ्ट तैयार करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब आइए देखते हैं 2012 वाले में क्या क्या था। देखिए भेदभाव की शिकायतें बहुत पहले से आती रही हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इन शिकायतों के बाद यूजीसी ने एक्शन लिया, और यूजीसी एक लंबे समय से इस पर काम कर रही थी। 2016 से शिकायतें आ रही थी, 2019 में केस आए, उसके बाद से फिर यूजीसी ने ड्राफ्ट तैयार किया, फिर ये लागू हुआ था। तो मतलब व्यापक परिवर्तन की जरूरत तो था ही, लेकिन इसके लिए 2012 में एक नियम था। वो नियम क्या था? समानता और भेदभाव रोधी नियम था यूजीसी में जो, उसमें ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स यानी ईओसी का गठन करने को बात कहा गया था। लेकिन इसमें ये कहा गया था प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने परिसर में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल स्थापित करेंगे, यह अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच समानता को बढ़ावा देना होगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इसको कड़े तरीके से लागू ही करें, ये कोई मतलब निश्चित वो नहीं था और कोई दबाव प्रेशर टाइप का ऐसा नहीं था। इसीलिए आपके टाइम पर तो यूनिवर्सिटीज वगैरह भूल ही गई थी कि ये भी करना होता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर, संस्थानों में एक भेदभाव रोधी अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई थी, और जो विशेष रूप से SC/ST छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव की शिकायतों को सुने, ये बात की गई थी। इस बार क्या किया गया, इसमें SC/ST में साथ ही में OBC भी जोड़ दिया गया था। इसी बात का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। यहाँ अगर SC/ST के साथ भेदभाव हो रहा था तब तक तो चलो मान लो एक सुनने वाली बात थी, लेकिन OBC एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समाज है, और लगभग जो है आधे से ज्यादा इसके तहत कवर हो जाता है, तो उसको भी शामिल कर दिए और SC/ST को भी शामिल कर दिए, लेकिन जनरल को नहीं शामिल किए। तो लोग ये कह रहे हैं क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? और यानी कि इसका मतलब ये क्या माना जाए कि जनरल ही भेदभाव करते हैं? अगर OBC के साथ भेदभाव हो रहा है, SC/ST के साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर बचा कौन? तो बचा जनरल। और भेदभाव कर कौन रहा है? तो मतलब कर रहा है जनरल। ये मान लिया गया और इसी वजह से ये विरोध हो रहा था। तो यहाँ पर भेदभाव की शिकायतों को सुनने के लिए बात 2012 में की गई थी। शिकायत निवारण के लिए भेदभाव की शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए 60 दिनों का समय सीमा निर्धारित किया गया था। नए वाले में 15 दिन का दिया गया था। ये नियम जाति, धर्म, लिंग, भाषा और विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते थे, लेकिन ये 2012 वाला इज नॉट इनफ, इसीलिए इसको और व्यापक बनाया गया। इस बार इसमें इक्विटी कमेटी बनाई गई। अब इक्विटी कमेटी में एक भी जनरल पर्सन को नहीं रखा गया। तो मतलब जब इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसमें अगर OBC, SC या ST का ही रहेंगे, कमेटी में जो सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे, तो वो क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं कर सकते? क्या इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं? इसी दुरुपयोग को लेकर के भी लोगों की टेंशन थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पहले भी था, स्क्वाड बनाने की घोषणा की गई, एम्बेसडर बनेंगे, हेल्पलाइन। तो हेल्पलाइन में भी ये कहा गया कि भाई घर से भी फोन कर सकते हो, 24/7 हेल्पलाइन होगी, जो अच्छी बात है कि अगर किसी छात्र के साथ, किसी छात्रा के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कैंपस में वो या स्कूल में, वो नहीं बोल पा रहे डर की वजह से, तो घर जाकर के भी फ़ोन करके शिकायत कर सकता है। 24/7 इसमें शिकायत की व्यवस्था थी। ऑनलाइन भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है। इसके अलावा 24 घंटे में उसको कमेटी मिलेगी, 15 दिन में रिपोर्ट होगी और 7 दिनों में एक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, ये भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम थे, ठीक थे, लेकिन जो इसमें यह मान लिया गया कि जनरल स्वघोषित है, इस बात से लोगों को दिक्कत थी। अब अगर मान लीजिए कोई दोषी पाया जाता है स्टूडेंट, तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे? तो इसमें यह कहा गया था कि छात्र की डिग्री को रोक लिया जाएगा। इसके अलावा UGC एग्जाम से रोक दिया जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द हो सकती है अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं माने तो। इसके अलावा फंडिंग भी रोक दी जाएगी उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की। अच्छा, ये नए वाले नियम में पहले तो छात्र छात्र के बीच में था, अब नए वाले नियम में छात्र, टीचर, HOD, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, यहाँ तक भी दायरा बढ़ा दिया गया था। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स है, अगर वो टीचर पर भी
आरोप लगा देता तो टीचर भी नप जाता। टीचर अगर है वो एचओडी पर लगा देता या अपने प्रिंसिपल पर लगा देता तो फिर प्रिंसिपल पर भी एक्शन लिया जाता। प्रिंसिपल अगर वाइस चांसलर तक पर लगा देता तो वाइस चांसलर पर एक्शन हो सकता था। इतना खतरनाक ये नियम था इस बार का, और ये सब था जाति आधारित। तो इसी पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च को करने को कही हुई है। अब देखना होगा कि 19 मार्च को क्या डिसीजन आता है या फिर उसे और आगे टाला जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के अभी केंद्र और यूजीसी इस पर फिर से ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके बाद इसे लाएगी। अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखो, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये एक्चुअल में बिल है क्या, क्यों इतना बवाल मचा। जाते जाते अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो करंट अफेयर आप देख रहे हो आज के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। ऐसे में करंट अफेयर का वार्षिकांक हम लोग ई बुक लाते हैं, हर साल लाते हैं, 8 साल से ला रहे हैं। तो आप ब्रह्मास्त्र वार्षिकांक लोगे अगर तो जा करके देख सकते हो, इसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट रहता है, प्रश्नोत्तर माध्यम से अध्यायवार इसमें प्रश्न दिए गए रहते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा मैं ग्लिम्स आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से टेबल, चार्ट, मैप, इन्फोग्राफिक्स ये सब यूज करके आपको बताया जाता है, अलग अलग चैप्टर बना करके पूरा डिटेल कंटेंट होता है, A4 साइज में होता है। तो आप ई बुक लेने के बाद इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अभी के लिए ये 31 जनवरी तक 69 में कर दिया गया है, तो मात्र 69 में आप जाकर के इसे ले सकते हो, नहीं तो तुरंत ही इसका प्राइस 99 हो जाएगा। तो MJT ऐप पर ये ई बुक मिल जाएगी या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ये ई बुक ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।